टुडे इज़ 8 नवंबर ट्यूसडे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स थे एसएससी जेई 2022 की प्रिपरेशन से रिलेटेड कि आखिरी के 7 दिन में आप किस तरह से पढ़ें ताकि वो सब फ्रूटफुल हो सके आपका टाइम, और एंग्जाइटी से कैसे बचें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, ये सब के आंसर्स जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनके मैं आंसर दूंगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, क्योंकि तुक्के जो हैं मोस्टली गलत ही हो रहे हैं, कुछ ही सही हो रहे हैं। तो देखो, ये जो आपने पूछा है ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। आप 50 तुक्के मारोगे, 50 तुक्के में से 10 भी अगर जो आपके सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 40 गलत होने ही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से लक लेके आए हो कि आप 25 सही कर दोगे 25 गलत कर दोगे। लेकिन अगर इसको भी देखा जाए, 50 में से 10 सही किए हैं, 40 गलत हुए हैं, तब भी आप 0 नंबर पे सेटल करते हो। ये क्वेश्चन जैसे आपने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, 150 अटैम्प्ट करने के बाद आपके 50 क्वेश्चन बचे थे जो आपको नहीं आते थे। आप अगर जो उनको छोड़ देते तब भी आपके 0 मार्क्स आने थे। लेकिन अगर जो आपने ऐसे किया, 50 के 50 जो थे वो तुक्के मार दिए, तो 40 आपके गलत होंगे, 10 सही होंगे, तब भी आप 0 होंगे। लेकिन हाँ, घबराओ मत, इतना इतना बुरा नहीं होता है। ये सिर्फ तब होगा जब आप ए बी इस तरह से रख दोगे, तब हाँ ऐसा होगा, और तब शायद -0.25 इस टाइप से भी आ जाए आपके। मैं उन तुक्कों की बात कर रहा हूँ जो कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, बी सी डी। एसएससी जेई का जो पैटर्न है और जो जिस लेवल का ये एग्ज़ाम है, उसमें ये होता है कि आपने अगर पढ़ा हुआ है थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा, तो हाँ इतना आपको आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर इनमें से क्या होगा। एक एग्जांपल देता हूँ इसको मैं आपसे, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। यूपीपीसीएल में एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि बैक्टीरियाज के जो मल्टीप्लाई डबल होने का जो टाइम था वो 2 आवर्स था। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन दी थी। उन्होंने पूछा था कि बैक्टीरिया 3 टाइम्स हो जाए तो इसके लिए क्या आंसर होगा, मतलब कितने टाइम में बैक्टीरियाज 3 टाइम हो जाएंगे। 4 ऑप्शन थे, बता देता हूँ आपको 4 ऑप्शन। ठीक है, लगभग ऐसे ऑप्शन थे। पहला log 2, दूसरा log 3, तीसरा log 2/log 3 इंटू 2, और चौथा 3 × log 3/log 2। अब जिसने इसको नहीं पढ़ा वो इसको छोड़ देगा, जिसने इसको पढ़ा था उसको सोल्व करेगा, नहीं निकलेगा और फिर तब भी छोड़ देगा। जबकि कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक पता होगा। जैसे 2 टाइम्स होने में 2 घंटे लग रहे हैं, 3 टाइम्स होने में 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, ये हमारी कॉमन सेंस हमें बता रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हमेशा कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही नहीं होंगे, कभी गलत भी होंगे, कभी सही भी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो आप ए जो इस तरह से तुक्के लगाते हो, इनसे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप कॉमन सेंस लगा के उसका एक एक गैस करो। वो सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं होगी आपकी। तो इसका मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस से आपने एक बहुत छोटी सी चीज़ निकाल ली जो कि हर कोई बच्चा देख के बता सकता है कि 2 टाइम्स होने में 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे से ज़्यादा ही जोन सा ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। log 2 1 से छोटा, log 3 1 से छोटा, log 2/log 3 1 से छोटा इंटू 2, तो मतलब 2 से छोटा। तो सिर्फ यही है 3 × log 3/log 2, मतलब यही एक टाइम है। सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है। मतलब चारों ऑप्शन अगर जो गलत कर दिए, मुझे नहीं पता ये आंसर सही है कि गलत है, लेकिन चारों ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, लेकिन ये 2 से बड़ा है। तो इसका आंसर मैं यही लगाऊंगा। मैंने भली ये कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन कॉमन सेंस लगाई। आपको बस ये करना है कि कॉमन सेंस से, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ी चीज़ निकाल के लिया हो ना, सिर्फ कॉमन सेंस से एक बहुत छोटी सी, एक छोटा सा आपने आइडिया भी ले लिया, तब भी आप एक ऑप्शन एटलीस्ट, ठीक है, हटा सकते हो। और जब आपने एक ऑप्शन हटा दिया तब आप ए बी ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका ये है कि पहली बात तो आपको गैस करने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन आपने करे हैं अटैम्प्ट, 100 आपने छोड़ दिए। अब इस 100 क्वेश्चन में आप क्या सोच रहे हो कि आपकी 100% एक्यूरेसी होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी होगी तब भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मेरे भी आज भी गलत होते हैं। ठीक है, तो इस 100 में से आपके 80 सही 20 गलत, ये मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे इतना भी नहीं होता। ठीक है, तब भी आपके इतने नंबर कम है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इन 100 क्वेश्चन में रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिस्क भी कैसे लेना है जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो आपके साथ हो रहा है बिल्कुल नेचुरल है। ज़्यादा सही, ज़्यादा गलत होंगे, कम सही होंगे, लेकिन ये जो रेशो है, ये रेशो गलत और सही का, ठीक है, आपको इतना मेंटेन करना है कि एटलीस्ट आप 5 + 5 + 10
ला सको, और वो तभी होगा जब आप कॉमन सेंस के साथ तुक्के लगाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका, तुक्के लगाओ लेकिन कॉमन सेंस का यूज़ करो थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ डेली एक मोटिवेट एंड मार्क स्कोरिंग वीडियो प्रोवाइड कर दें तो फुल डे मोटिवेशन रहता है। आपकी वो गुरु दक्षिणा वाली वीडियो देख के जोश आ जाता है, ऐसा लग रहा है कोई गाइड नहीं कर रहा है। एटलीस्ट एक वीडियो डेली फॉर 3 मिनट्स वेट करते हैं आपकी वॉइस से। ठीक है, पहली बात तो यह है कि मोटिवेशन अगर बाहर से लेने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही है। क्यों डिपेंड होना है आपको मेरे ऊपर? मोटिवेशन के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों होना है? मैंने भी 3 महीने जो मेहनत की थी आप लोगों के साथ, मैंने आपको क्रिपल करने के लिए मेहनत नहीं की थी, स्पून फीडिंग मैंने की थी, लेकिन वो इसलिए की थी कि 3 महीने में आपकी पढ़ाई की आदत बन जाए। फिर पढ़ाई की जब एक बार आदत बन जाती है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये होता है कि आपका मन करे या ना करे, आपको कुछ टाइम तो पर्टिकुलर पढ़ना है ही है। ठीक है, तो मैं कोई मोटिवेशन में ऐसे भरोसा नहीं करता इन सब चीज़ों में। मैं भरोसा करता हूँ बिल्कुल अपनी मेहनत के ऊपर, कि जिस दिन नहीं भी मन कर रहा है ना, उस दिन भी पढ़ना है, ताकि आपके जो सपने हैं ना वो सच हो सके। ठीक है, आपके सपने हैं मोटिवेशन, कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। आपने अगर जो सोच रखा है कि आप इसलिए पढ़ रहे हो, देखो एसएससी एग्ज़ाम देने का कारण क्या था? ठीक है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वो देखो क्या था वो कारण जिस वजह से आप दे रहे हो। आप, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इतनी ख़राब थी, या फिर आप कुछ करना चाह रहे थे लाइफ में, आप एक मीडियोकर वाली लाइफ नहीं जीना चाहते थे पूरा अपनी पूरी ज़िंदगी, इसलिए आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देने आए। ठीक है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? दूसरा, हर दिन मैं वीडियो बना दूं, मैं पूरे 3 महीने तक आपके लिए हर दिन वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी बन सके पढ़ाई में। अब ये अभी भी नहीं बनी है तो अगले आगे भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो उससे क्या क्या फ़ायदा है उस चीज़ से? ठीक है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बना के रखो। मोटिवेशन वोटिवेशन कुछ नहीं होता, बस डेली पढ़ाई करोगे तो एक आदत बन जाएगी, उसी आदत के साथ चीज़ें करते रहोगे। जैसे नॉर्मल बेसिस पे आप जो काम करते हो उन सब चीज़ों की आपको आदत पड़ चुकी है। ऐसा नहीं होता किसी दिन आपका मन नहीं करा तो आपने ब्रश नहीं किया, नहीं, वो आदत पड़ चुकी है आपकी। तो ऐसी पढ़ाई की भी आदत है। 3 महीने तक पढ़ाई की आदत करने की लगाने की मैंने कोशिश की थी कि आपको लग जाए। ठीक है, वो जिनको लग गई है वो डेली पढ़ाई कर भी रहे हैं। ठीक है, बिना मन के, या फिर जो भी सिचुएशन है उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर दिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा मेरा भी एग्ज़ाम है और मेरा भी 28 नवंबर का एग्ज़ाम है, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, मोटिवेशन के लिए आप इससे शायद ज़्यादा क्या करता कोई, मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने आप लोगों के लिए ओपन की थी। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो अपना अपडेट करता है सुबह से शाम तक का। उसमें मैं खुद आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, वहाँ पे अपना अपडेट करता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा, अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, विद टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है, वो करता हूँ। तो आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इससे इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? ठीक है, तो उसको ज्वाइन करो। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वहाँ पे अपना अपडेट करो, डेली खुद को देखोगे कि आपने आज क्या पढ़ा, तो इससे भी मोटिवेशन आ जाएगा। बाकी सब लोगों को देखोगे कि वो कितना पढ़ाई कर रहे हो, इससे भी मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और आखिरी के दिन बचे हैं अभी 6-7 दिन हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। फिलहाल तो यूट्यूब से बिल्कुल बाहर आ जाओ, सोशल मीडिया से बाहर आ जाओ, सब चीज़ें बंद करके रख दो। सिर्फ अपने आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। अ, मतलब कहीं आप फ़ोन कॉल पे भी हो तो ये भी टाइम वेस्ट ही है, कोई वीडियो देख रहे हो वो भी टाइम वेस्ट ही है। ये मुझे ज़बरदस्ती ही बनानी पड़ रही है वीडियो। मैं मतलब अब मैंने छोड़ दी थी उस दिन से वीडियो बनानी, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज़ इतनी ज़्यादा आई तो इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मोटिवेशन यही है, पढ़ाई करते रहो। जो आप जिस वजह से आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। वेन एवर आई स्टडी मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ एंड आई स्टॉप स्टडिंग फॉर मोर आवर्स। तो स्टडी ना कर पाने का जो बहुत बड़ा कारण है वो है ओवर थिंकिंग। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग? क्या हम सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होगा हमारे हाथ में? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, कि हम लोगों को रिज़ल्ट तुरंत चाहिए होते हैं। ठीक है, और कि हाँ, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं बस इसमें हमें सक्सेस होना है, इसके बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। ऐसा नहीं होता। आपने अगर पढ़ाई की है तो वो आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। ठीक है, वो आज नहीं तो कल आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ये फ़ायदा तभी देगी जब आपने आज जो पढ़ाई की है उसको कंसिस्टेंटली आप करते जा रहे हो। आज नहीं तो कल सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, लेकिन ये सोच लेना कि बस यही एग्ज़ाम है इसके बाद तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस एग्ज़ाम में नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ओवर थिंकिंग, आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा तभी ओवर थिंक आप ख़त्म करोगे।
पहली बात तो इस चीज़ को दिमाग से निकालो कि ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद आपकी लाइफ, आप बुढ़े हो गए और आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, नहीं। अगर आपका, मैं अपने अपने बारे में सोचता हूँ, मैंने अभी इतने एग्ज़ाम दे रखे हैं, सबके रिजल्ट्स पेंडिंग है। अभी एमपीपीएससी का भी लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है एई का, तो उसका भी इंटरव्यू के लिए मैं क्लियर हुआ हूँ, इंटरव्यू में देने जाऊँगा। यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है मैंने, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, मतलब 3 साल हो गए हैं, चौथा साल है, उससे पहले मैं सोच लेता कि यार बहुत हो गया, अब तो कुछ है नहीं लाइफ में, ठीक है, तो आज शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी रखी मैंने, कि आज नहीं तो कल हो जाना है सिलेक्शन, अगर मैं डेली कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा। बस इतना सा नियम है, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। बस आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और ये जब तक सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको 10 साल लग जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल भी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाना है। और जब आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम एक बार निकल जाता है, एक थ्रेशोल्ड होता है एग्ज़ाम निकलने का। अगर आपने एक बार कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, ठीक है, प्री क्लियर कर दिया या फिर क्लियर कर दिया, तो आप फिर बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, आपके लिए बहुत हल्के लगने लगते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की देरी है, और वो ये है कि 1 साल बहुत आराम से, 1 साल अगर कंसिस्टेंटली स्टडी कर लोगे तो बहुत आराम से कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी मेहनत करो, एसएससी जेई का प्री निकाल लो, ये भी एक साल का ही प्रोसेस है। अगर आप एसएससी जेई का प्री 120 के आसपास नंबर ले आते हो, तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और उसके लिए भी 3-4 महीने आराम से मिल जाएंगे। उसमें दम लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग अभी बिल्कुल छोड़ो। क्या सोच के छोड़ो कि आप जो अभी पढ़ रहे हो, ये आपकी आगे काम आने ही वाली है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थिंकिंग तो तब होती कि जब बस यही है जो भी है, ये 14 से 16 जो हो रहा है एग्ज़ाम, बस यही है, इसके बाद तो कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा थॉट आपको पढ़ाई के नहीं करने देगा, जबकि सच नहीं है। बस मेहनत करते चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। और जब ये सोचोगे तभी होगा सिलेक्शन। क्योंकि जो हमारी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग ये होती है ना, पहली बात तो हमारी जो भी नॉलेज होती है, उससे हमें जितना परसेंटेज देना है अपने एग्ज़ाम में, उसको कम कर देती है। दूसरा, अभी एग्ज़ाम है 14 से 16 को, आप पिछले 7 दिन, अभी उससे पहले वाले 7 दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कैसे होगा आपका सिलेक्शन? इतना भी तो सोचो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो दिमाग में ये चीज़ रखो कि आपकी उम्र बहुत लंबी है, ठीक है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाना है। उसके बाद के जितने भी 50-60 साल होंगे, आप बहुत मज़े में रहोगे। पहली चीज़ दिमाग में ये डालो। तो मतलब अगर आपने इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया, अपनी प्रिपरेशन को आधा साल 1 साल लगा दिया, उसके बाद आपकी लाइफ वंडरफुल हो जा रही है, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है इसके अंदर। पहली बात तो ये, जब आप ये सोचोगे तो आपकी एंग्जाइटी कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। और जब आपकी एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग कम होगी, तो ये 7 दिन जो बचे हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो 14 से 16 को एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर पाओगे। और जब उसको में परफॉर्म करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब इसको भूलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अभी नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा। जब ऐसा सोचोगे तभी इस वाले में सिलेक्शन हो पाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें इस चीज़ को नेगेटिव में मत लेना, पॉजिटिव में ही लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया लास्ट वीक में किस पर ज़्यादा फोकस करें, प्लीज़ बताइए। मेरे मॉक में अब तक अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से 13-14 मॉक दिए हैं तो डिक्रीज़ हो गए हैं मार्क्स। क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आखिरी के 7 दिन की स्ट्रेटजी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आखिरी के 7 दिन में आपको करना क्या है। देखो, आज 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को एग्ज़ाम हो जाएगी स्टार्ट, 13 को छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन है। आज भी आधा दिन निकल गया है। ये 5 दिन को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। इन दिनों में आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, जो आपको पढ़ना है? पहली चीज़ रिवीजन, दूसरी चीज़ रिवीजन, तीसरी चीज़ रिवीजन, ठीक है। सिंपल है, रिवीजन ही ये सब कुछ है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपने 1 महीने पहले भी पढ़ाई की है ना, तब भी आपके पास इतना मैटर होगा जो आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कम पढ़ा होगा, आपने 1 महीना पहले भी अगर पढ़ाई स्टार्ट की है, तब भी आपके पास इतना मैटर होगा कि आप उसका पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आखिरी के 5 दिन में भी मैं ऐसा कुछ पढ़ लूँ जो मुझे मार्क्स दिला देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप अभी आखिरी के 5 दिन में जो भी पढ़ोगे, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका वहाँ पे अप्लाई कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। वहाँ पे उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, नेगेटिव मार्क्स लेके आओगे। तो सीधा सीधा सा फंडा ये है, जो भी आपने पढ़ाई की है अब तक, सिर्फ उसका रिवीजन करना है, सिर्फ उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के 3-4 तरीके होंगे, सभी को अप्लाई करना है आपको, बता देता हूँ। तो 2 तरीके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो रिवीजन होगा आपका एसएससी जेई,
PYQ के ऊपर ही बेस होगा। अब जो बाकी की जितनी भी किताबें आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो उनको भी छोड़ दो, क्योंकि आप उनको भी रिवाइज नहीं कर पाओगे आखिरी के 5 दिन में। SSC JEE PYQ पर ही फोकस करना है, ठीक है। कैसे करना है? टेक्निकल पैकेज और PYQ। टेक्निकल पैकेज क्या है? टेक्स्ट बुक के ऊपर SSC JEE के PYQ दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एज अ पूरा पेपर दे रखा है, 2020 का, 2019 का, अलग अलग शिफ्ट्स का, ठीक है। तो आप उन पर जाओगे, ठीक है। टेक्निकल पैकेज क्या है वो बता रहा हूँ, उन पर जाओगे, सीधा सबमिट करोगे, ठीक है। उसको अटैम्प्ट नहीं करना है आपको मॉक टेस्ट की तरह, उसको सबमिट करना है। आप उसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद पहले क्वेश्चन पे आओगे, दूसरे पे आओगे, तीसरे पे आओगे, इस तरह से करके आओगे और वहाँ पे अटैम्प्ट करोगे एज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो पहली चीज़ आपकी क्वेश्चन अटैम्प्ट आप कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। दूसरा कि आप जम्बल्ड क्वेश्चन देख पाओगे वहाँ पे, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। तीसरा, ये खुद से SSC JEE के PYQ है तो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो अगर रिपीट हुआ, ठीक है, तो आप वहाँ पे कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। आप जैसे, ठीक है, आप जैसे PYQ करते हो, ठीक है, बुक से आप PYQ करते हो तो उसके अंदर पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अलग अलग ईयर्स के। तो आपको याद भी हो जाते हैं किताब के अंदर इसका आंसर क्या क्या था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक फॉल्स फीलिंग आती है कि आपका PYQ पूरा रट गया आपको। लेकिन जब आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पर्टिकुलर पेपर के, तो आपको दिमाग में तब आपको आएगा कि आपको ये याद था कि नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी एक मेमोरी बन जाती है हर चैप्टर की, क्योंकि आप इस बुक को पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके होगे PYQ को। तो यहाँ पे आपको फॉल्स फीलिंग आएगी कि आपको याद हो गया, लेकिन यहाँ से आपको सच्चाई पता चलेगी। तो टेक्निकल पैकेज से ये चीज़ होगी। दूसरा PYQ, जब आप PYQ बुक अब तक आप बहुत बार पढ़ चुके हो तो आपकी वो मेमोरी में चली गई है, तो रिवीजन वहीं से ही होगा। तो जो आप क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन के बाद नीचे जो सॉल्यूशन है उसका, जो नीचे थ्योरी दे रखी है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस, ठीक है, ओके ओके हैं, लेकिन ये जो नीचे थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डाउट ये होगा कि कितने रिपीट होते हैं कितने नहीं। देखो, अगर इसमें से रिपीट हुआ, ठीक है, तो आप कर दोगे। इसकी थ्योरी में से रिपीट हुआ तो आपको एक एडवांटेज है, अगर जो आपने ये पढ़ रखा है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि इसमें से नहीं पूछा गया, तो इसमें से नहीं पूछा गया तो बिल्कुल भूल जाओ उस चीज़ को, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो कर पाएगा वो इक्का दुक्का होगा, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको कंपटीशन, आपको एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको बीट नहीं करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स क्या जानते हैं? SSC JEE का PYQ और ये, इससे फालतू कुछ जानते हैं तो वो बिल्कुल टॉपर्स में मान लो उनको। आपको तो बस इस बार ये सोचना है कि आपको किस तरह से कट ऑफ क्लियर करनी है। आपने अगर कट ऑफ क्लियर कर दी तो आपको मेंस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उसके लिए चाहे तो ESC के PYQ, ESC के मेंस के PYQ भी सोल्व कर देना, 2-3 महीने मिलेंगे आराम से, उसके बाद करते रहना। अभी तो आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। तो लास्ट के रिवीजन, लास्ट के डेज में क्या करोगे आप? टेक्निकल पैकेज की तरह करोगे। अभी 5 दिन है, पाँच क्वेश्चन पेपर भी आपने कर लिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन पेपर मतलब 500 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे आपके, जो PYQ में पूछे जा चुके हैं, प्लस आप प्रीवियस ईयर से बुक से क्वेश्चन कर ही रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? पहली बात तो जो आपका एग्ज़ाम है उसका क्या मतलब है, जो SSC JEE का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका क्या मतलब है वो समझो। आपने कुछ नॉलेज एक्वायर करी, कुछ 1-2 महीने में पढ़ाई करके, ये आपकी नॉलेज है, ठीक है। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम ने कुछ यहाँ से पूछा इस नॉलेज का, कुछ यहाँ से पूछा, कुछ यहाँ से पूछा, कुछ यहाँ से पूछा। पहली बात तो इस चीज़ को दिमाग में डालो कि आपने जितना पढ़ लिया SSC JEE उतना ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर उससे बाहर पूछा तो वो कंपटीशन में ही नहीं है, वो सिलेबस के बाहर की चीज़ है। इतनी बात मान लो कि जो आपने पढ़ा है वही सिलेबस है। इस चीज़ को कंठस्थ कर लो, रोज़ बोलो इस चीज़ को कि मैंने जो पढ़ लिया वही सिलेबस है, उससे बाहर जो भी आ रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस है। अगर वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो कोई नहीं कर पाएगा। इतनी बात दिमाग में डालो, ठीक है। अब आपने जो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में जो पढ़ा है वो आपकी नॉलेज, ठीक है। अब आपको बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इसमें से कहीं से भी, किसी भी कोने में से क्वेश्चन आ गया तो मुझे करना है। इस चीज़ को अगर आपने फोकस कर लिया तो मैं 100% कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्री आप क्लियर कर लोगे आराम से, चाहे बिल्कुल कट ऑफ के पास क्लियर करो, चाहे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करो, डिपेंड कि आपने कितना पढ़ा है अब तक, ठीक है। तो अगर जो आपने 1 महीने भी अच्छे से पढ़ा है तो उस नॉलेज के हिसाब से भी कट ऑफ क्लियर हो जाने वाली है। बस आपको टेम्पर अच्छा रखना है, ठीक है। जो आपको आता है उसको अच्छे से करना है, सिली मिस्टेक्स कम करनी है इन चीज़ का, ठीक है। तो SSC JEE क्या मांग रहा है कि जो आपने नॉलेज आपने गेन की है, बस आपको उसको वहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस करना है। जो क्वेश्चन आए आपकी नॉलेज में से था, आपको सही करना है, सही टाइम में करना है। तो अब इसके अंदर 2 स्टेप्स आए। पहला कि आपने मेहनत की और नॉलेज गेन की। दूसरा स्टेप क्या है? ये एरो। ये एरो क्या है कि आपको प्रोड्यूस करना है इसको एग्ज़ाम के अंदर। तो मतलब दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं,
डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, कि आपने नॉलेज एक्वायर की ये अलग चीज़ है और आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो एग्जाम में, ये अलग चीज़ें हैं। अगर आपने ये चीज़ कर ली और ये एरो भूल गए तो आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। वहाँ पे क्या होगा, जितनी नॉलेज है उसका 50% 60% ही दे पाओगे। इस एरो का बहुत बड़ा रोल है। ये एरो डिफाइन कर देगा क्या, कि जिसकी 3 महीने की नॉलेज है, 3 महीने की नॉलेज है जिसकी, और जिसकी 1 महीने की नॉलेज है, इस 3 महीने वाली नॉलेज ने, इस बच्चे ने 3 महीने की नॉलेज तो ली लेकिन इस एरो पे वर्क नहीं किया। एरो मतलब कि इसको कैसे रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में। दूसरा यह है कि इसने 1 महीने की नॉलेज ली अच्छे से और इसने इस एरो पे भी वर्क किया कि इसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, कि जितनी मुझे नॉलेज है उसको ही मैं अच्छे से कर दूँ। तो ये समझ लो कि इनके बराबर भी मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसके ज़्यादा आ जाए मार्क्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे वर्क करना है। अब ये एरो क्या है, ये एरो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ट्रेन करेगा कि आपने जितना पढ़ लिया, ठीक है, वो आप अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं। आपकी जितनी कम से कम नॉलेज है उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस कर पाओ। मतलब आपने नॉलेज का 90% भी अगर जो आपने प्रोड्यूस कर लिया वहाँ पे एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो ये एरो जिसको आप भूल जाते हो कि मॉक टेस्ट की, मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं मॉक टेस्ट तो क्यों दूँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही 3 महीने की स्टार्टिंग से ही 1 अगस्त से हमने स्टार्ट किया था, शायद 7 अगस्त से हमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पे वर्क करने के लिए बोला था। अभी भी 2-3 मॉक टेस्ट दे दोगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट ईमानदारी से देना जैसे एसएससी जेई में एग्जाम में दोगे आप। ठीक है, ताकि क्या दिक्कतें ना आए। पहली चीज़ तो आपकी जो नॉलेज है उसको आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो अच्छे से। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, महाभारत जैसी चीज़ है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि नॉलेज आपने ले ली है लेकिन ये 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की 2 घंटे में, तो ये नॉलेज भी धरी की धरी रह जाने वाली है। तो अभी अगले 5 दिन में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। ऑल्टरनेटिव डेज पे भी दे सकते हो, डेली एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना आप ट्रेन कर लोगे, जितना आप हैबिचुअल हो जाओगे इस पैटर्न के कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, उतना आपको आसानी पड़ेगी वहाँ पर नॉलेज अपनी रिप्रोड्यूस करने में एग्ज़ाम में। तो रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्यों देना है ये मैं आपको बता चुका हूँ इस एरो के लिए, कि नॉलेज आपने एक्वायर कर दिया उसको 99% आप, ठीक है, 90% 99% एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, और जो आपके साथ दिक्कत आती है कि पहले जीके करूँ, ठीक है, जीके करूँ, अवेयरनेस करूँ पहले या टेक्निकल करूँ, ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा, आपको खुद देखना पड़ेगा डेली 7, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट है, 5 मॉक टेस्ट आप दे दोगे 5 दिन में, तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या करने में पहले मेरा टाइम ज़्यादा बचता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, पहले अपना मैं जीके देता हूं, फिर टेक्निकल देता हूं, फिर अवेयरनेस करता हूं मैं। ठीक है, जीके क्योंकि 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। टेक्निकल टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि 1 घंटे से पहले मैं कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और अच्छे से कर देता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है इसमें, फिर मैं अवेयरनेस करता हूँ। लेकिन जिनका टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो देख सकते हैं कि पहले अवेयरनेस करके कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है। अगर कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के आधे घंटे में, तो ये समझ लो आगे के 1.5 घंटे आपके बहुत स्मूथ, बहुत औसम होने वाले हैं। तो कोशिश करना कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन देखने में ऐसा लग गया ना कि हो नहीं रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ो, तुरंत बढ़ जाना आगे, उस पर इतना सा भी टाइम वेस्ट मत कर देना। सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट, आधे घंटे में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है अपने पेपर के अंदर। जहाँ से भी कॉन्फिडेंस मिले ना ले लेना। मतलब कि अगर जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो पहले डिक्शनरी वाला क्वेश्चन कर लेना, बूस्ट अप करना, अपने मार्क्स जो है इंक्रीज करना, 1 से लेके 25 30 तक पहुँचो। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 30 तक मार्क्स तक पहुंचो। ठीक है, पिक चूज करो बिल्कुल, कि टेक्निकल में गए पहला दूसरा चौथा, सीधा 30वां क्वेश्चन आता है, कर दो 30वां कर दो, फिर 32वां कर दो, फिर 35वां कर दो। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो। एक एक मार्क्स, जैसे ऐसे होता है ना कि मैच जीतना होता है, फिर एक एक सिंगल कई बार ऐसा होता है बहुत टफ सिचुएशन आ गई, एक एक रन लेने पड़ रहे हैं, तो जो एक एक रन लेते हैं ना वही जो होता है वो प्रेशर रिलीज कराता है, वही मैच जिताता है। तो आपको 1 से लेकर 200 क्वेश्चन है, तो आपको प्रेशर रिलीज कराना है अपना, आपको एक एक रन बनाना है। चक्के छक्के बाद में मार मार लेना, पहले एक एक रन मार के आपको जो आपको आता है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं उनके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, डिक्शनरी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं वो कर लेना। ठीक है, मिरर इमेज अगर जो आपको आता है मिरर वाले वो कर लेना। ठीक है, टेक्निकल में कोई आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है, सोम पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सोम के क्वेश्चन कर लिया इस तरह से। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि जंप कर रहे हो एक क्वेश्चन से बहुत दूर तक, ठीक है, और उसमें ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ऐसा मत करना। टाइम बचाना प्लस वो चीज़ जो आपको आती है पहले वो करना। अगर कोई लग रही है कि बहुत भारी भरकम सी चीज़ है, इसे तो पढ़ने में ही दिमाग ख़राब हो जाए, दिमाग ख़राब नहीं होने देना है अपना, बिल्कुल कूल रहना है कि हाँ कोई क्वेश्चन आता नहीं, 200 क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन तो पूरे करने भी नहीं है मुझे। ठीक है, इस तरह से सोचना, ये थिंकिंग रखोगे, शुरू के आधे घंटे में 30-50 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करोगे, आई मीन टू से इतने नंबर निकालने की कोशिश करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आगे के आधे घंटे में भी आप बहुत कुछ कर लोगे, फिर
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का डाउट है कि उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं अभी और उनको कुछ भी करके प्री क्वालिफाई करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, पहले बिलीव करो इस चीज़ में। दूसरी चीज़ पूछी है उन्होंने कि 200 क्वेश्चन करने पे क्या ऐसा हो जाएगा क्या। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है, और क्या है, क्या 200 क्वेश्चन टच करके करना चाहिए मुझे एग्ज़ाम में। तो देखो, मेरा तो बिल्कुल ये मानना है कि अगर 1/4 मार्किंग है तो आपको 200 के 200 क्वेश्चन करने चाहिए। लेकिन ये 200 क्वेश्चन करने का तरीका वो नहीं होना चाहिए जो मैंने अभी बताया था, रैंडम ए रैंडम बी। जीके में भी आपको कुछ ना कुछ सोचना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और हाँ, जब भी आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, ज़रूरी नहीं है आपका सही होगा गलत होगा, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। जो ये रैंडम आप ए या बी लगाते हो ना, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब आप कॉन्सेप्ट लगाते हो। जैसे एक जीके का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जीके का क्वेश्चन आया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है कौन से ईयर में कौन से डेट को लॉन्च हुआ। तो पहली बात तो ये जीके का क्वेश्चन है और इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है, इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकते। लेकिन कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 अक्टूबर, दो डेट्स थी 2 अक्टूबर की, दो डेट थी जून की, जुलाई की, इस टाइप से, ठीक है। तो इसके अंदर बात यह है कि जुलाई भी इसका आंसर हो सकता है, जून भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वच्छता मैच कर रहा है थोड़ा, हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम 2 अक्टूबर को ही लॉन्च हुई हो। तो 2 अक्टूबर दो है। एक ऑप्शन है 2014, एक हुआ 2015। अब इसको समझो कि ऐसा सोचा कि यार 2014 में तो सरकार बनी थी, आते ही थोड़ी ना करेगी 2015 में, और इसका टिक कर दिया ये। एक्चुअल में आंसर इसका ये नहीं है। एक्चुअल में इसका आंसर 2 अक्टूबर 2014 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आई, यहाँ पे ये बात आई कि कॉन्सेप्ट लगाओगे जीके में भी तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका ये सही हो जाए कंपैरिजन टू जब आप सीधा ए लगा दोगे, बी लगा दोगे, सी लगा दोगे, इस टाइप से। उससे आपको बचना है, देखना है, समझना है कि शायद यार ये थोड़ा नाम अजीब सा लग रहा है, शायद ये ना हो। इतना भी आपने दिमाग में लगा लिया ना, ठीक है, तो आप अगर जो 50 तुक्के मारोगे, 50 में से 15 से ज़्यादा तुक्के आपके सही हो जाने वाले हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे अगर इस तरह से सोच के आप तुक्के मारोगे, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर 2 अक्टूबर 2014 था। मैंने 2 अक्टूबर 2015 लगाया था, मेरा गलत हुआ था, लेकिन एटलीस्ट मैंने इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। हाँ, जून और जुलाई भी इसका आंसर हो सकता था, मैं कोई इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से भी लगाओगे तब भी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे वो जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था 2 आवर्स और 3 आवर्स वाला, log 2 log 3 वाला, तो वो मेरा सही हुआ था क्योंकि जस्ट उसके अंदर कॉमन सेंस लगाई मैंने। वहाँ पे तो कॉमन सेंस लग भी पा रही थी कि 2 घंटे से ज़्यादा ही आने वाला है आंसर। तो इस तरह के अगर जो आप जीके में भी चीज़ें लगाओगे, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं, अच्छे खासे 5 + 5 से 10 मार्क्स आपके पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन तक बिल्कुल जाना चाहिए आपको, और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको अभी करनी चाहिए। मॉक टेस्ट में आप 200 करोगे तब वहाँ पे 200 की सोचना। अगर मॉक टेस्ट में आप कर ही नहीं रहे हो तो वहाँ पे 200 की मत सोचना, फिर तो ये सोचना कि जितने आप क्वेश्चन सही से कर पाओ उतने कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपके क्या 80 से 120 तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पहली बात तो वो जो गुरुकुल वाली गुरु दक्षिणा वाली वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, उसके अंदर सिंपल यही बता रखा है कि आपको कैसे 120 नंबर तक पहुंचना है। अब अब आप एक सवाल को बार बार पूछोगे तो मैं दोबारा से वही वो 40 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, कि उसमें आपको क्या करना था कि वो 10 पॉइंट्स मैंने बताए थे किस तरह से आपके 80 से भी 120 तक पहुंच सकते हैं। बस उसको आप अपना बिल्कुल एज इट इज़ उतार लो अपने अंदर। अब वही चीज़ अगर आप सेम पूछोगे, मैं वही 40 मिनट अब यहाँ पे लगा दूँ, तो टाइम तो आपका वेस्ट होगा ना। तो आप क्या करो, ये चीज़ समझो और गुरु दक्षिणा वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। उसके अंदर 10 पॉइंट मैंने बताए हैं कैसे आपके 80 से 120 तक पहुंच सकते हैं, वो देख लेना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया आपका स्पेक्स की वजह से, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं 90 दिन से आप लोगों के लिए लगा हुआ था कि आप एग्ज़ाम दो और परफॉर्म करो, रिज़ल्ट बाद की बात है, लेकिन मौका ही ना मिले एग्ज़ाम देने का, ये इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझ लो, ठीक है, कि आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट किस चीज़ में, कि मान लो आपको अप्लाई करना है, आपको आवाज़ उठानी है इसके खिलाफ़, तो उस चीज़ में बेस्ट दो। बेस्ट देने के बाद जो रिज़ल्ट आए फिर उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। रिज़ल्ट अगर एक्सेप्ट करना आप सीख गए, ठीक है, तो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर जो आपने रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा, तो ये समझ लेना आप स्ट्रक हो जाओगे, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हाँ, मेहनत पूरी करो, अपना
पहले से मान के चलो कि हाँ बिल्कुल होगा सिलेक्शन, बिल्कुल आप जो चाह रहे हो वो होगा, लेकिन जो फिर रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो, आगे फिर आगे की जो अपनी प्लानिंग है उस पर काम करो। तो इसका तो देखो सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका बस ये था कि एक ग्रुप बना हुआ था एसएससी जेई फॉर्म रिजेक्टेड ग्रुप करके, उसके अंदर शायद 1000 से ज़्यादा ग्रुप, 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे। मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक शेयर कर दिया था, तो वहाँ से बच्चे ज्वाइन हो गए थे। आप भी उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ डायरेक्शंस मिल रही है, बच्चे कर भी रहे हैं, हेडक्वार्टर भी पहुँचे हैं, ठीक है। और साथ में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और उनके साथ साथ बच्चों के साथ मिलके खड़े हुए हैं, आगे आवाज़ उठा रहे हैं, और कुछ बच्चों का एक्सेप्ट भी हो गया है, ये भी मैंने सुना है। तो आप डिस्कस कर लो, कोशिश कर लो 4-5 दिन अच्छे से, जो रिज़ल्ट आता है एक्सेप्ट हो गया तो आगे फिर पढ़ाई करना, नहीं होता है फिर आगे के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। तो रिज़ल्ट लेकिन एक्सेप्ट करना, उस पहले करो मेहनत, 100% मेहनत करो, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। बस यही है सॉल्यूशन हर लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का। ये एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, मान लो आप किसी भी प्रॉब्लम से, लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, पहला स्टेप कि देखो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन देखो। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जो आपके हाथ में है, एक जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, एक तो यह है कि आप पढ़ाई करो, ठीक है, या फिर चलो XYZ स्टडी से अलग मैं आपको कोई प्रॉब्लम की बात करता हूँ। जैसे आपकी प्रॉब्लम एक्स है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम है आपकी कोई, उसका जो सॉल्यूशन है दो हो सकते हैं, एक आपके हाथ में है, एक आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है जैसे कि ये प्रॉब्लम तब सोल्व हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर आके खुद से आपको खुद से ये चीज़ काम करवा दे, तो प्राइम मिनिस्टर आके तो खुद से करवा देंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन ये आपके हाथ में है नहीं है, तो क्या सोचना सही है इसके बारे में? नहीं। दूसरा क्या है, एक ये चीज़ कि आप खुद से वो काम करो, या फिर देखो उसका सोल्यूशन क्या है और उस पर 100% वर्क करो। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो आपके 100% वर्क करने से भी चांसेस पॉइंट में है, चांसेस सिर्फ 5% है कि ये चीज़ हो जाए। तो ये मत सोचो कि 5% चांस है कि ये चीज़ हो जाएगी, ना ना, 5% चांसेस हैं तब भी 100% अप्लाई करो अपना, 100% एफर्ट दो। 100% एफर्ट देने के बाद 5% में भी ये चीज़ कर दी तो मतलब आप चैम्पियन हो, और चीज़ नहीं हो पाई कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो फिर। तो मतलब जो चीज़ आपके हाथ में है उसको 100% एफर्ट करो उस चीज़ में, और जब रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, सेलिब्रेट भी करो, और अगर जो रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो उससे एक्सपीरियंस लो और फिर आगे बढ़ो। सिंपल ही 100% एफर्ट देना, उसका रिज़ल्ट देखना, रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना, फिर आगे बढ़ना। बस ये है दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो और टेक्निकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अब 5 दिन में तो क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन हाँ मैंने टेक्निकल के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं पीछे वीडियो में, वो आप देख सकते हो, और जीके के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे सिर्फ एक वीडियो में ही मैंने बना के, जिसमें मैंने बताया था कि अगले 15 दिन की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक दिन में। तो उस वीडियो में मैंने जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे आपको, टेक्निकल के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा उसको। आखिरी के 6 दिन में क्या करना चाहिए बता दिया मैंने, जो आपने आज तक नॉलेज गेन करी है वही सिलेबस है, उससे फालतू कुछ नहीं आने वाला है। जो आपने नॉलेज गेन कर ली बस उसको ही रिपीट करना है, किसके थ्रू, टेक्निकल पैकेज के थ्रू, रिवीजन आपके PYQ के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम टू कंप्लीट रीजनिंग एंड जीके। तो देखो ऐसा तो कुछ ऑप्टिमम टाइम नहीं है, लेकिन जीके 5 मिनट में हो जानी चाहिए आपकी। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में आप कर रहे हो और आपने जो आता क्वेश्चन है वो गलत कर दिया, चाहे तो 10 मिनट चाहे 15 मिनट भी लगा लेना। पहली बात तो जो चीज़ आती है उसको सही करनी है, ठीक है। अब जैसे ये है कि इसको दूसरी वे में मत लेना कि कोई एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आ गया वो आपको आता है तो आप इसमें 10 मिनट लगा रहे हो, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जीके है 5 मिनट में पूरी हो सकती है, 5 मिनट में नहीं हो रही है, अच्छे से पढ़ना है तो 10 मिनट में कर लो, लेकिन पहले पॉजिटिव मार्क्स लो, कॉन्फिडेंस गेन करो। रीजनिंग अभी इतनी प्रैक्टिस रखो कि 45 मिनट में हो जानी चाहिए। हाँ, रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी के 5 दिन में इस चीज़ को बिल्कुल सोच लो ध्यान से कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, 80 के आसपास हैं आपके मार्क्स और आपको इंक्रीज़ करने हैं, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मार्क्स, अगर आपके टेक्निकल में बहुत कम है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके रीजनिंग में इंक्रीज़ होंगे। 2 से 3 घंटा लगा दो रीजनिंग करने में ही, ठीक है। 45+ मार्क्स लेके आओ रीजनिंग के अंदर, 2 से 3 घंटे लगाने पड़ेंगे इस टाइम पे। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं ना, तो इस टाइम पे रीजनिंग ही आपका सहारा है जो आपको बहुत ऊपर मार्क्स ले जाएगा, मतलब दिलाएगा, ठीक है। तो अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। दूसरा रीजनिंग के साथ खास बात यह है कि अगर आखिरी के 5 दिन में आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, तो लेकिन रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि सुबह से शाम तक रीजनिंग कर लोगे तब भी आपका मन नहीं भरेगा रीजनिंग करने में,
ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की जगह टेलीग्राम पे पता नहीं ग्रुप में क्या क्या चल रहा है उन वहाँ तक पहुँच मतलब वो चीज़ करने की जगह अगर 24 घंटे भी रीजनिंग पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन 24 घंटे तब कब बोल रहा हूँ मैं, जब आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो। कम से कम 50 में से 50 तो आएंगे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग को टाइम दे सकते हो अच्छा खासा। जीके सिर्फ वो करनी है जब तक पढ़ चुके हो। वीडियो वगैरह जो देख रहे थे 10 बार देख चुके हो, उसी वीडियो को देख लेना, नई वीडियो की कोशिश मत करना देखने की। और टेक्निकल के अंदर आपको बता दिया, टेक्निकल पैकेज, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, बस ये सब चलेगा आखिरी के 5 दिन, इससे बाहर मत जाना। एग्ज़ाम के लास्ट 2-3 दिन में क्या करना है वही 4-5 दिन का मैंने बता दिया, वो आप कर सकते हो। सो ये सब डाउट हो गए आपके क्लियर इस वीडियो में। सो बस यही था इस वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।